Welcome, friends. Again, I am Pankaj Kumar Jha at your corporate concept classes. Earlier, we have completed the, the, the free consents, that is fraud, mistake, misrepresentation. In last class, we have completed it. Now, we will see the void agreements. What are the void agreements? Friends, this is provided in section 23. सेक्शन 22 तक हमने जो है सो देख लिया था. अब सेक्शन 23 में क्या चीज दिया हुआ है कि every agreement of which the object or consideration is unlawful shall be void agreement. Simply, यदि कोई भी एग्रीमेंट आप करते हैं कि जिसका पर्पस ही अनलॉफुल हो, जिसका ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल हो, या जिसका कंसिडरेशन ही अनलॉफुल हो, जो कंसिडरेशन है वो ही लॉ की नजर में गलत है, या पर्पस ऑफ द एग्रीमेंट ही गलत है, तो वो क्या चीज होगा, वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा. इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं. जैसे क्या है कि इसमें एग्जांपल देखने से पहले इसमें चीज यह है कि कौन कौन से एग्रीमेंट वॉइड होते हैं. तो बेसिकली आपने देखा कि जो कि पर्पस या कंसिडरेशन उसका अनलॉफुल है, तो इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि लॉ ने इसको बिल्कुल रोका हुआ है, लॉ में बिल्कुल मना किया गया हुआ है. इस तरह का कोई एग्रीमेंट यदि आप करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं कि आपने कहा कि किसी का मर्डर करना है, होता है ना, सुपारी लेते हैं लोग, सुपारी लेते हैं. तो ये चीज जो होता है कि जो सो किसी की मर्डर की बात हो गई, या तो ये चीज जो है सो ये क्राइम है लॉ की नजर में, और जो क्राइम है वो लॉ बिल्कुल ही मना करता है, फॉरबिडन है लॉ के अंदर. तो इस तरह के एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होंगे. इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ. स्पेसिफिकली लॉ ने तो मना नहीं किया है उसके लिए, जैसे कि मर्डर के लिए तो जो सो बिल्कुल लॉ के नजर में गलत है, लॉ ने जो सो उसको बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट प्रोहिबिट किया है. सॉरी. लेकिन आप कुछ इस तरह से एग्रीमेंट करते हो जो कि लॉ के किसी प्रोविजन को के अगेंस्ट जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं क्या कि लॉ के में कहा गया हुआ है कि आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है. कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है तो कंपनी प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक हो सकती है, 1% कंपनी भी आज की डेट में कॉन्सेप्ट में आ गया हुआ है. और उसमें जो है सो जैसे 1% कंपनी में एक ही मेंबर होंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जैसे दे रखा है कि नंबर ऑफ मेंबर्स को लिमिटेड किया गया हुआ है. तो जो नंबर ऑफ मेंबर्स लिमिटेड है 200 के लगभग में, तो उस मेंबर्स को आप उस या आपने क्या किया कि नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो बढ़ा दिया. जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए क्या है कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन है, और आप ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स करते हो, शेयर ट्रांसफर करते हो आउट ऑफ द परव्यू ऑफ आर्टिकल या मेमोरेंडम को जाके, जो कुछ रेस्ट्रिक्शन. तो यानी कि लॉ को किसी प्रोविजन को यदि आप ब्रीच करने वाले एग्रीमेंट करते हो तो वो क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा. इफ इट इन्वॉल्व्स और इंप्लाइज इंजरी टू ए पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर. सीधी सी बात है कि कानून बना हुआ है लोगों की संपत्ति और लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए. यदि आप कोई इस तरह से एग्रीमेंट करते हो कि किसी को नुकसान हो, उससे व्यक्तिगत पर्सनली किसी के जान माल को नुकसान हो, तो इस तरह का एग्रीमेंट भी जो होगा तो वो वॉइड एग्रीमेंट माना है. इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल, यानी कि कोर्ट यदि किसी चीज में एग्रीमेंट को इमोरल बनाता है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी बताता है, तो उस चीज को भी जो है सो वॉइड एग्रीमेंट है. सेक्शन 2G में वॉइड एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है. और void agreement is an agreement which is not enforceable by law, that is void ab initio. Void ab initio का मतलब क्या होता है कि which is void from the very beginning. Ab initio means inception या beginning. तो जो एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, जो कि जो है सो void ab initio होगा, जो कि एग्रीमेंट कहलाएगा ही नहीं सही, तो उसे जो है सो सेक्शन 2G में कहा गया है. अब इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं. एग्रीमेंट बाय और विथ इन पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. आपने देखोगे कि जैसे कि आपने पढ़ा है सेक्शन 11 में, हु आर नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, माइनर है, ल्यूनेटिक है, एलियन एनिमी है. तो इन सब के साथ यदि आप एग्रीमेंट करते हो, बिकॉज कोई भी एग्रीमेंट है जिसमें कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो वो एग्रीमेंट गलत होगा. तो इस तरह का एग्रीमेंट जो माइनर के साथ आप एग्रीमेंट करते हो वो वॉइड ऑफ इनिशियो माना जाता है. ल्यूनेटिक के साथ करते हो, या इडियट है, या एलियन एनिमी है, इन सब के साथ जो आप एग्रीमेंट करते हो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा. एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू थ्रू ए म्यूचुअल मिस्टेक. अभी हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा कि बायलैटरल मिस्टेक से जो ये एग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा. ये जो है सो सेक्शन 20 में भी दिया हुआ है.
ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन अनलॉफुल है। सिंपल सी बात ये चीज है कि यदि किसी एग्रीमेंट का कंसीडरेशन जो है वो लॉ के अगेंस्ट है या पर्पस ऑफ द एग्रीमेंट लॉ के अगेंस्ट में है तो वो भी गलत माना जाएगा। कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट पार्शियली अनलॉफुल। तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है, यहाँ पर टेस्ट ऑफ सेवरिटी भी की जाती है। यदि कोई एग्रीमेंट है जिसका पार्ट में जो है पार्टली लॉफुल है पार्टली अनलॉफुल है, और यदि वो पार्ट अलग अलग हो सकते हैं तो जो पार्ट लॉफुल है उतना तो वैलिड माना जाएगा, जो नहीं है उसे नहीं माना जाएगा। विदाउट कंसीडरेशन, आप जानते हैं कि कंसीडरेशन तो होना ही चाहिए, कुछ एक्सेप्शंस को यदि आप छोड़ दें तो वहां पर जो है सो बिना कंसीडरेशन का कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, शादी से रोकने वाला जो एग्रीमेंट होगा। रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि जो है कोई आईपीआर है या किसी का जो है सो एग्रीमेंट पहले हुआ है कि जो है सो आप इस तरह कोई पार्टनर्स है कि आप इतने दिनों तक अलग होने के बाद भी इस तरह के जो है सो बिजनेस नहीं करोगे, या कंपटीशन को जो है सो ये करने के लिए होता है, तो इस तरह का है। अदरवाइज इन जनरल रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड भी जो है कि किसी को ये रोकना कि आप इस तरह का व्यवसाय या इस तरह का बिजनेस या प्रोफेशन आप नहीं अडॉप्ट करोगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी अगेंस्ट होगा। लीगल प्रोसीडिंग है, कंसीडरेशन आइडेंटिफाइड, वेजरिंग एग्रीमेंट, इम्पॉसिबल एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट टू एंटर इनटू एग्रीमेंट इन द फ्यूचर, कि बाद में हम एग्रीमेंट में एंटर होंगे इस चीज का एग्रीमेंट, तो ये सारे एग्रीमेंट क्या चीज माने जाते हैं, वॉइड एग्रीमेंट माने जाते हैं। अब आते हैं हम कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है क्या? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि फ्यूचर में होने वाले किसी इवेंट पे या नहीं हो इस पे डिपेंड करता है, उसे हम कहते हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंसी का मतलब ही होता है अनसर्टेन इवेंट, यानी कि यदि कोई ऐसा एग्रीमेंट करता है कि यदि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, या यदि ऐसा नहीं होगा तो हम ऐसा करेंगे या ऐसा नहीं करेंगे, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। तो कुल मिला के ये तो जो है एक्ट का लैंग्वेज है, डेफिनेशन जो दिया हुआ है। बेसिकली क्या चीज है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ये चीज है कि यदि आपने कुछ करने या कुछ नहीं करने का एग्रीमेंट किया है इस बेस पे कि फ्यूचर में सर्टेन अनसर्टेन इवेंट होगा या नहीं होगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एसेंशियल फीचर्स ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का देखें तो सबसे पहली बात क्या चीज है, जो कि हमने डेफिनेशन देखा, डेफिनेशन को यहां पे हम लिख लेते हैं। ए कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू something if some event collateral to such contract does or does not happen। यहां पे क्या चीज है, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट क्या, टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। तो यहां पे क्या चीज है कि सबसे पहली बात है क्या कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, टू डू और नॉट टू डू समथिंग। डिपेंडेंट क्या है, इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डजंट, यानी कि डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। सच एन इवेंट इज ए कोलैटरल इवेंट, दैट इज टू द इवेंट मस्ट नॉट डिपेंड अपॉन द मेयर विल ऑफ पार्टी। ये अपने आप कुछ होना है, ये नहीं है कि हम ऐसा करेंगे, ये होना किसी थर्ड पार्टी का होगा, यानी कि कोलैटरल है, ये किसी के जो सो मर्जी पे नहीं है। द इवेंट इज अनसर्टेन। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब रूल्स रिगार्डिंग कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें हम,
तो कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एनफोर्स्ड, कब होगा एनफोर्स? इफ सच इवेंट हैपन, यदि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि ये ऐसा होगा तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे और वो इवेंट अकर होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाएगा। कब नहीं होगा? सच इवेंट does not happen because impossible, मतलब कि अब इस तरह का आपने जो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट वर्ड माना जाएगा कि आपने कोई इस तरह का एग्रीमेंट या आपने इस तरह से एग्रीमेंट जो इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि यदि आज सूरज पूरब की दिशा में डूबेगा तो हम इसको ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो भाई ये चीज तो इम्पॉसिबल है, इस तरह का एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है। तो नेक्स्ट क्या है? नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट, इसमें भी है कि यदि वो आपने कहा कि यदि ऐसा नहीं होगा, सपोज करो कि मान लेते हैं कि आपका कोई फ्रेंड है, वो किसी लड़की को बड़ा पसंद करता है, ठीक है, पसंद करता है, यदि आप जो है सो उसके साथ कांटेक्ट करते हो कि यदि वो तुझसे शादी नहीं करेगी तब मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगा। एक एग्जांपल लेते हैं, इसके कॉन्ट्रैक्ट लीगैलिटी में हम नहीं जाते हैं। और यदि उसने ये चीज किया कि वो लड़की मना कर देती है शादी करने से तो ये हो जाता है। लेकिन यदि आप किसी के साथ इस तरह की बात कर लोगे कि जो कि इलीगल है या सॉरी जो इम्पॉसिबल है, कि यदि आपने कहा कि यदि आज सूरज जो है नहीं उगेगा, सूरज जो है सो राइज नहीं करेगा तो हम जो है सो इस तरह ये एग्रीमेंट करेंगे, तो ये चीज क्या चीज है कि ये नहीं उगेगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, सूरज को तो उगना ही है, भले बादल उसे ढका रहे, लेकिन सूरज तो उगता ही उगता है। तो यहां पे क्या चीज है कि दो चीजें होगी, यदि आपने कहा कि ऐसा नहीं होगा और वो चीज हो जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, या कोई इम्पॉसिबल सी बात करते हो तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड या वॉइड होगा। यदि आपने टाइम स्पेसिफाई कर रखा है कि इतने टाइम के पीरियड में ये चीज होना चाहिए और या नहीं होना चाहिए, वो होता है या नहीं होता है विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, यदि उस टाइम के बाद होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं होगा। उसी तरह से क्या है कि नॉन हैपनिंग ऑफ विद इन ए फिक्स्ड टाइम, तो फिक्स्ड टाइम में आपने टाइम जो स्टिपुलेट किया हुआ है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन व्हेन सच पर्सन एक्ट्स इन द मैनर दैट डिजायर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट which makes the desired future contract of such person impossible, यानी कि आपने कुछ इस तरह का इवेंट कुछ इस तरह का कर लिया कि अब वो चीज हो ही नहीं सकता है। ऐसा कहा कि उसने ऐसा, सपोज करो कि ए ने कहा कि बी यदि सी से शादी करेगी तो मैं तुम्हें जो है डी को 5,000 रुपए या 5 लाख रुपीस दूंगा, लेकिन इसने क्या कहा, ए यदि बी से ए ने कहा कि डी को मैं तुम्हें 5 लाख रुपीस दूंगा यदि बी सी से शादी करेगा तो या करेगी तो, और यहाँ पे क्या हुआ, बी ने क्या किया तो एक्स से जाके शादी कर लिया, भाई अब तो नहीं हो सकता है ये चीज। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे यहाँ पे ये भी चीज वॉइड हो जाएगा। Impossible event, such an agreement cannot be enforced since it is void whether the impossibility of the event was known to the party or not is material। तो ये जो है सो रूल्स रिगार्डिंग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट थे। अब बात करते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को। इन दोनों का यदि हम डिफरेंस देखें तो वेजरिंग एग्रीमेंट डिफाइंड नहीं है, ये जो है डिफाइन किया गया है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 में डिफाइन किया गया, जो आपने देखा। वेजरिंग एग्रीमेंट में मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है हमेशा, ये जो है एक तरह का आप ये चीज कह सकते हो कि सट्टेबाजी या इस तरह की चीज है, इसीलिए इसको जो है वैलिड माना भी नहीं गया हुआ है। जबकि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी नहीं है कि हमेशा मनी ही इन्वॉल्व हो, उसमें कोई एक्ट भी हो सकता है। तो प्रॉमिस टू गिव मनी और मनी इज वर्थ अपॉन द डिटरमिनेशन ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, वहां पे ऐसा नहीं है कि हमेशा टू डू और नॉट टू डू समथिंग की बात करते हैं। नेचर ऑफ अनसर्टेन इवेंट, यहाँ पे क्या चीज है कि जो वेजरिंग एग्रीमेंट है उसका जो है सो जो इवेंट का है वो तो कंटिंजेंट होगा, लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो है सो वेजरिंग नेचर का नहीं होगा। वैलिडिटी, वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होता है हमेशा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है कि वैलिड होगा या वॉइड होगा उस पे, वैसे इन जनरल कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है। नेचर यदि करें तो वेजरिंग एग्रीमेंट इज एसेंशियली ऑफ ए कंटिंजेंट नेचर, लेकिन सीधी सी बात है कि जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग नेचर का नहीं होता है। फ्यूचर इवेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, फ्यूचर इवेंट इज द सोल डिटरमिनेशन फैक्टर, जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट में ऐसा नहीं है।
तो ये चीज हमने देखा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, वेजरिंग एग्रीमेंट के बारे में, इस तरह से उस वॉइड एग्रीमेंट के बारे में, इस तरह से हमने देखा कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनने, कॉन्ट्रैक्ट की लीगैलिटी, कॉन्ट्रैक्ट का जो है यहाँ पे क्या चीज है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स। तो अब तक हमने ये सारी चीजें जो है ये देख लिया इसमें। इसके बाद जाके अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दो टॉपिक बेसिकली रह जाते हैं। एक है क्या कि टर्मिनेशन या डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा है रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये दो टॉपिक रह गए हैं। इन दोनों टॉपिक को एक के बाद एक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड टिल देन आई होप कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो हमने क्लास स्टार्ट किया था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, हिस्ट्री से स्टार्ट किया था और कॉन्ट्रैक्ट के सारे एलिमेंट्स को हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसमें ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होगा। इन केस यू हैव एनी क्वेरी, अगेन आई विल से दैट यू कैन राइट टू us on our email ID or also on our YouTube link. So till then, thank you.